वंशिका ने मारपीट की आवाज सुनकर अभय को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखा। अभय अभी भी उस लड़के को पीट रहा था, जब वंश अभय को दूर करने के लिए आगे बढ़ा और बॉडीगार्ड से कहा, उसको यहाँ से ले जाओ। अभय गुस्से में था, लेकिन वंश ने कहा, अभय, अभी अंशिका को संभालना ज्यादा जरूरी है। तब अभय ने अंशिका की ओर देखा, जो बेहोशी में पड़ी थी। अभय ने अंशिका को उठाया और वंश से कहा, हॉस्पिटल चलो। वंश ने अपने बॉडीगार्ड से दोस्तों को सूचित करने को कहा और अभय की नजर अंशिका पर थी, जो बेड पर बेहोश थी। अभय का चेहरा भयानक था। गाड़ी में सवारी करते हुए उसका क्रोध और बढ़ गया। वंश और ड्राइवर भी डर से कांप रहे थे। वंश ने भगवान से पूछा, ये लड़का अंशिका के साथ क्या करने वाला है? ड्राइवर की आवाज सुनते ही अभय जल्दी से अंशिका को लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। डॉक्टर अंशिका को चेक करने के लिए अंदर ले जाता है, लेकिन अभय की प्रेजेंस से उन्हें डर लगता है। अभय, डॉक्टर और अंशिका के बीच होती है एक इंटेंस मुलाकात। डॉक्टर अंशिका को फीमेल डॉक्टर के पास भेजने का फैसला करते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहती हैं कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिस वजह से यह बेहोश हो गई थी। अब थोड़ी देर में होश में आएंगी और आप इनको घर ले जा सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो इनको देनी होगी। इतना कहकर डॉक्टर वंश के तरफ एक कागज बढ़ा देती है, जिसे लेकर वंश दवा लेने चला जाता है। अभय अंशिका के पास चला जाता है और उसके चेहरे को देखकर अपने मन में कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तो तुम्हें अपनी दुनिया में मेरा प्यार बनाकर लाना चाहता था, पर अब कुछ ऐसा होगा कि तुम मेरा प्यार नहीं, मेरी नफरत की हद को देखूंगी। मेरे इतने सालों के इंतजार का ये सिला दिया है मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और के करीब जाने की? आप सिर्फ हमारी हर प्रिंसेस, चाहे प्यार से चाहे नफरत से रहना आपको हमारे साथ ही है। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही जुनून था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। हॉस्पिटल के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से पायल और अमित दोनों उतरकर हॉस्पिटल की अंदर जाने लगते हैं और रिसेप्शन से अंशिका के कमर का नंबर पूछकर उसी तरफ बढ़ जाते हैं। तब तक वंश भी दवा लेकर आ चुका है। वह अंदर आकर पीछे से अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, हमें अभी भी पूरी बात पता नहीं है। जिस पर अभय अपनी आवाज में नफरत लिए कहता है, जिसको इतनी सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वह तो यहाँ किसी और। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। वंश भी अभय की हालत समझ रहा था। अभय वंश से पूछता है, उस लड़के का क्या हुआ? जिस पर वंश जवाब देता है, वह लड़का तो तुम्हारी मार खाकर ही दम तोड़ चुका है। उतना सुनकर अभय का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। तभी उसे बेड पर कुछ हलचल महसूस होती है। ये देखकर वह एक नजर अंशिका को देखकर बाहर चला जाता है। बाहर ही उसे सुमित और पायल मिल जाते हैं, जो घबराए हुए थे और वंश से पूछते हैं, अब अंशिका कैसी है? जिस पर अभय तो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन वंश कहता है, वह बिल्कुल ठीक है, और पायल को दवाइयां देकर वहां से चला जाता है। वही अभय अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार होटल का नजर आ रहा है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह गाड़ी की विंडो पर एक जोर से पंच मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है और अभय के हाथों से खून निकलने लगता है। वही अंशिका अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और बस पायल को गले लगाकर रोए जा रही थी, क्योंकि पायल और सुमित ने उसे सब कुछ बता दिया था जो भी साथ हुआ था।
जिसे सुनकर अंशिका की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंशिका रोते हुए बोल रही थी, हमने अपने माँ बाबा का विश्वास तोड़ा है, हम ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कहकर फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। जैसे तैसे पायल और सुमित उसे संभाल कर घर ले आते हैं और उसकी माँ बाबा को भी सब कुछ बता देते हैं। जिसे सुनकर वो दोनों अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। अंशिका की आंखें अभी तक रो रो कर लाल हो गई थीं, उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था। वही अभय की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वंश उसे समझ रहा था। अभय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और बस अंशिका बोल रहा था, अब कोई उसे ऐसा देखता तो यकीन नहीं करता। यही वह क्रूल बिजनेसमैन है जिससे दुनिया डरती है। अंशिका के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा देखो, आप चुप हो जाओ, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सब चीजों को भूल, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम्हारी माँ और हम हैं तो सही, आप शांत हो जाए। इतना सुनकर अंशिका भी थोड़ी शांत हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह सो जाती है। अंशिका के सोते ही उसकी बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बाहर चले जाते हैं। उनके पूछे जाने पर उनकी पत्नी सुधा भी चली जाती है। रमेश्वर अपनी पत्नी सुधा से कहते हैं, हम अपनी अमानत की रक्षा नहीं कर पाए, हम गुनहगार हैं। हुकुम सा और हुकुम रानी सा के हम उनकी राजकुमारी को संभाल नहीं पाए। इतना कहकर वह फुट फुट कर रोने लगते हैं। जिसे देखकर सुधा उनको समझाते कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने राजकुमारी की रक्षा में कोई चूक नहीं की है, ये सब सिर्फ एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान का शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई है। जिस पर रमेश्वर कहते हैं, न जाने कब तक हम उनको बचा पाएंगे, न जाने किस दिन वह लोग हम तक पहुंच जाएंगे, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा उनकी सुरक्षा के लिए। जिस पर सुधा हाँ में सिर हिलाती है और दोनों सोने चले जाते हैं। आज किसी ने कुछ नहीं खाया था।